हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों हम रिवाइज करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर। जी हां, अकाउंट्स ऑफ कंपनी इजी चैप्टर है, कोरिंग चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। सबसे पहले एक बार सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक हमें जाना है। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 129 ए जो कि एक्ट में आने के बाद डाला गया है, उसके नंबर से ही पता चल रहा है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करता है। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स यानी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे आने पर रीओपनिंग की बात करता है। और जब हमें खुद से रिवीजन करना होता है यानी कंपनी के डायरेक्टर खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पुराने चेंज करना चाहते हैं, बोर्ड रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट की बात होती है। सेक्शन नंबर 132 एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेक्शन 133 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कंपनी को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ये बात सीजी बताएगी सेक्शन 133 में। सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 135 सीएसआर, इसमें चेंजेस भी हैं, तो चेंजेस हम लोग अमेंडमेंट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अमेंडमेंट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिएगा जैसे ही यूट्यूब पर आ जाएगा। सेक्शन 136 राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी एंड सेक्शन 138 दैट इज इंटरनल ऑडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। आइए सेक्शन 128 की अगर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की, जिसको हम शॉर्ट में बीओए बोलेंगे, तो हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर के, और ये बनाकर कहां पर रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी के, स्टेट ऑफ अफेयर्स का। और बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ कंपनी के नहीं, वो कह रहे हैं जितने भी ब्रांच ऑफिस है ना उनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, एंड ट्रांजैक्शंस को जो एक्सप्लेन करते हो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बनाना है, एक्रूअल बेसिस पे बनाना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बनाना है, यानी एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बनाना है। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां पर रखना है, हम जानते हैं नॉर्मल रूल ये होता है कि कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेगी, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करें, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो इसे इंडिया के अंदर किसी और प्लेस पर भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखना चाहते हैं तो आरओसी को 7 दिन के अंदर डिसीजन लेने के बता देना है। क्या बता देना है, नए प्लेस का फुल एड्रेस कि अब से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट यहां रखे जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांचेस, यानी जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं कंपनी की, अब कंपनी की ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है और कंपनी की ब्रांच इंडिया के बाहर भी हो सकती है। तो लॉ ये कहता है, हम ये मान लेंगे अगर कंपनी ने अपने ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच ऑफिस पे रख लिए, यानी इंडियन ब्रांच के इंडियन ब्रांच ऑफिस पे रख लिए और फॉरेन ब्रांच के फॉरेन ब्रांच पे रख लिए, लेकिन साथ ही साथ एक पीरियोडिकल रिटर्न, पीरियोडिकल समरी रिटर्न जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ब्रांच ऑफिस से आता रहना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लाई हो रहा है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कौन चेक कर सकता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि इंडिया में मेंटेन हो रही है वो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर बिजनेस आवर्स के दौरान चेक कर सकता है। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पर चेक कर सकता है या अदर प्लेस जो इंडिया में है वहां पर जाकर चेक कर सकता है। लेकिन कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया के आउटसाइड मेंटेन कर रही है, ठीक है, उसके लिए अगर डायरेक्टर उस बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो डायरेक्टर को पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कंपनी को कि वो कौन सी डिटेल्स, कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहा है और कौन से पीरियड की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और फिर कंपनी इस रिक्वेस्ट के आने के बाद
उसे मेड अवेलेबल करेगी 15 दिन के अंदर रिटर्न रिक्वेस्ट के कि ये लो तुमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे थे। लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर ये रखना है कि ये इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है? डायरेक्टर खुद मांग सकता है, अपने पावर ऑफ अटर्नी या एजेंट के थ्रू वो मांग नहीं सकता बाहर वाला। ओके सर। और जब भी इंस्पेक्शन होगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट का चेकिंग हो रही होगी, तो ये जिम्मेदारी है कंपनी के ऑफिसर की, ये जिम्मेदारी है कंपनी के एम्प्लॉइज की। वो सारी असिस्टेंट देंगे उस पर्सन को जो उसका इंस्पेक्शन कर रहा है। ओके सर। नाउ कितने सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखने होते हैं? अगर कंपनी को बने हुए 8 साल या 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो 8 इयर्स के बनाकर रखने पड़ेंगे, 8 इयर्स के बनाकर रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर अभी कंपनी को बने 8 साल पूरे नहीं हुए हैं तो जितने साल उसे बने हुए हो गए हैं उतने सारे सालों के, यानी अगर कंपनी को बने हुए 4 साल है तो 4 साल के फाइनेंशियल ईयर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है 4 साल के फाइनेंशियल ईयर्स के वो होने चाहिए। ओके। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑर्डर कर दिया 8 साल से लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करने के लिए, तो कंपनी फिर उस साल के लिए वो लॉन्गर पीरियड के लिए मेंटेन करके रखेगी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ई फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहती है तो उसे किस किस चीजों का फॉलो करना होगा, किस किस चीजों का फॉलो करना होगा? तो सच बुक्स ऑफ अकाउंट रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए एंड यूजेबल होने चाहिए सब्सिक्वेंट रेफरेंस पर। अगर फ्यूचर में कभी भी काम हो तो इंडिया में वो ऑल टाइम एक्सेसिबल होने चाहिए कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। एवरी कंपनी, अगर जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रिकॉर्डिंग, ये चीज, ये फीचर्स होने चाहिए कि उसमें ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन का। ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, वहां पर डिसेबल करने का फीचर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी एंट्री में एडिट किया जाता है तो उसका भी लॉग क्रिएट होना चाहिए कि वो किसने चेंज करी, कब चेंज करी। ये सारे फीचर्स उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। बोर्ड ऑफ अकाउंट्स शॉल बी बुक्स ऑफ अकाउंट शॉल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन ओरिजिनल फॉर्मेट। ओरिजिनल फॉर्मेट में रखेंगे, यानी ब्रांच ऑफिस से जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट आते हैं ना, जो हमारे ब्रांच ऑफिस हमें भेजते हैं, उनको अल्टर नहीं करना, उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में संभाल के रखना है। इंफॉर्मेशन शॉल रिमेन कंप्लीट एंड अनअल्टर्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन अ लेजिबल फॉर्मेट, यानी अगर कोई मांगे तो वो ऐसी भाषा में होने चाहिए, ऐसे लेजिबल फॉर्मेट में होने चाहिए कि समझ आ सके। नाउ आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मैंडेटरी है कि बैकअप ऐसे सर्वर पर होना चाहिए जो कि इंडिया में फिजिकली लोकेटेड है। यानी आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो लेकिन उसका एक बैकअप कॉपी एक इंडिया के सर्वर पर होना ही चाहिए, इंडिया के सर्वर पर होना ही चाहिए। प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट, ये भी होना चाहिए। यानी जितना भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा है, एक कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। उन्हें स्टोर कहां करना है, अगर उन्हें वापस रिट्राइव करना है तो कैसे करना है, उन्हें डिस्प्ले कैसे करना है, इस चीज का। ठीक है। और ये ई रिकॉर्ड्स तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करे जाएंगे जब तक लॉ परमिट नहीं करेगा, जब तक लॉ परमिट नहीं करेगा। तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कंपनी ना आरओसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी तो जब कंपनी आरओसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी ना, उसी समय कंपनी को आरओसी को क्या बताना पड़ेगा? नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, आईपी एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड बुक्स ऑफ मेंटेन, जहां मेंटेन हो रहे हैं अगर क्लाउड पे तो उस क्लाउड का एड्रेस भी देना पड़ेगा। ये सारी बातें किसको बतानी पड़ेगी? कंपनी को, आरओसी को बतानी पड़ेंगी। कब बतानी पड़ेंगी? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने जाएंगे तब बतानी पड़ेगी। अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है, कंपनी का सीएफओ या ऐसा इंसान जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी ड्यूटी दी थी, उसके ऊपर लगेगा फाइन which shall not be less than 50,000 रुपए but which may extend up to ₹5 लाख।
यानी कम से कम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का फाइन जो है सेक्शन 128 में लग सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 129 जो बात करता है कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 133 में प्रिस्क्राइब करे हैं। साथ ही साथ शेड्यूल 3 फॉर्मेट का भी फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 का भी फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जितने भी आइटम्स, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होंगे ही होंगे, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स होंगे ना, वो सारे आइटम्स भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस में होने चाहिए। ओके सर, हाउएवर लेकिन कुछ कंपनियों को यहां पर माफ कर दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो कि दूसरे एक्ट को फॉलो करती है। तो मतलब वो सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मली क्या होता है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनियां होती है ना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो वहीं पर प्रोवाइड कर दिया गया होता है, तो वहां पर हम उनका फॉर्मेट फॉलो कर लेंगे, फिर शेड्यूल 3 और इधर सबकी हमें करने की जरूरत नहीं है। एट एवरी एजीएम यानी हर एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यह जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन दी मीटिंग फॉर दी अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, की मेंबर्स उसे अप्रूव कर दे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया है जो कि कंपनी को करना चाहिए था, तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली यह बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा पॉइंट डेविएट किया है एंड रीजन कि क्यों डेविएट किया है। और इतना ही नहीं, अगर उससे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है, अगर, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट आए, बट अगर उससे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है तो वो फाइनेंशियल इंपैक्ट भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से या कंपनी की एप्लीकेशन से अगर चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को फॉर कंप्लाइंग विद दिस सेक्शन इफ कंसीडर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे बच्चों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर कोई कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी या एसोसिएट है, तो उसे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही है, साथ ही साथ ऐसी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे एंड ले डाउन करने पड़ेंगे। कहां पर? एजीएम में। यानी एजीएम में स्टैंड अलोन भी अप्रूवल के लिए दिए जाते हैं और कंसोलिडेट भी अप्रूवल के लिए ले डाउन किए जाते हैं। जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे कंपनी ने स्टैंड अलोन बनाए थे शेड्यूल 3 प्लस एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, वैसे ही कंसोलिडेटेड भी बनाए जाएंगे। अगर कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बना रहा पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम एग्जम्पशन, तो कोई बात नहीं है, वो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करे, वो उसको उस केस में क्या कर सकती है, सिर्फ शेड्यूल 3 से कंप्लाई कर लेगी तो भी कंपनी का काम चल जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपनी जो है सीएफएस बनाने से बच सकती है। पहला, या तो ये कंपनी होली ऑन सब्सिडियरी है किसी और कंपनी की, या पार्टली ऑन सब्सिडियरी है किसी और कंपनी की, एंड इसके सारे मेंबर्स ने राइटिंग में इंटीमेट किया है कि मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंपनी सीएफएस नहीं बना रही है तो। और ये जो कंपनी जो सीएफएस बनाने से बचना चाहती है, उसकी सिक्योरिटीज ना तो लिस्ट है, ठीक है, ना तो लिस्ट है और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन और आउटसाइड इंडिया। ओके सर, एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, या तो उस कंपनी की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने या उस कंपनी की इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने फाइल कर दिए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसके जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी या फाइनल कंपनी ने अगर कर दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कंपनी शॉल ऑल्सो अटैच, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इससे भी मन नहीं भरा मेरे बच्चा, कंपनी को बोला तुम्हें एक सेपरेट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी फॉर्म एओसी 1 में, जिसमें कि क्या होंगे, साइलेंट फीचर्स होंगे, किसके, कंपनी की, सारी कंपनी की, जो मेरी कंपनी है उसकी अगर जितनी भी सब्सिडियरी है वो, जितनी भी एसोसिएट है वो, और जितने भी जॉइंट वेंचर है वो, उन सब के क्या होंगे, साइलेंट फीचर्स होंगे अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल सब्सिडी, है ना, अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेंगे, और एओसी 1 तो बनाना ही पड़ेगा। ओके सर, अगर कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है सेक्शन 129 को, तो भैया मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है, सीएफओ या कोई ऐसा पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये ड्यूटी दी थी, और अगर ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शॉल बी पनिशेबल विद जेल, मैक्सिमम 1 ईयर, फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, या दोनों। तो सेक्शन 128 में बेटा जेल की बात नहीं हुई थी पेनल्टी में, बट 129 लगने पर बेटा जेल की भी बात कर दी गई है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन 129 है बहुत सिंपल सा सेक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्टेड कंपनी को ना ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, और पीरियोडिकली क्या बनाने पड़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स बनाने पड़ते हैं। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, बट बैलेंस शीट, P&L वगैरह बनाकर फाइल कर देते हैं, क्योंकि सेबी उन्हें बोलता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज को, क्योंकि लिस्टेड तो सेबी ने कवर कर ली, अनलिस्टेड कंपनी को जो वो रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगा नोटिफिकेशन लाकर, उनको बोल सकता है कि तुम भी क्या बनाओ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाओ पीरियोडिकल बेसिस पे इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो कि नोटिफाई किया जाएगा, है ना, रूल्स में। ओके, एंड उन्हें बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लो, और फिर क्या करवाओ, या तो उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कंप्लीट ऑडिट करा लो, या अगर कंप्लीट ऑडिट नहीं कराना चाहते तो लिमिटेड रिव्यू करा लो ऑफ सच रिजल्ट इन मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इस कॉपी को किसके साथ फाइल कर देना, आरओसी के पास फाइल कर देना विद इन 30 days of completions of relevant period with prescribed fees। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन 130, अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में घपला है, कोई दिक्कत है, फ्रॉडुलेंटली है, तो ये सेक्शन पावर में आ जाता है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या कोई अदर स्टैट्यूटरी बॉडी या कंसर्न पर्सन जो है वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है, और जैसे ही कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आ जाएगी, कोर्ट या ट्राइब्यूनल क्या करेंगे, नोटिस देंगे, अगेन इन्हीं अथॉरिटीज को नोटिस दिया जाएगा ताकि इनकी क्या आ जाए, रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और रिप्रेजेंटेशन आने के बाद ही ट्राइब्यूनल जो है ऑर्डर टाइम लिमिट होने के बाद ही पास करता है। ओके सर, ऑर्डर मेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, यहां पर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डर कब देगा, किस रीजन की वजह से तब देगा, या तो उसे पता चला कि वो जो अकाउंट्स बनाए गए हैं ना वो फ्रॉड तरीके से बनाए गए हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हैं, या जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मिसमैनेज हो रहे हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भरोसे पर से विश्वास उठ रहा है, विच कास्ट डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इस सेक्शन में ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अकाउंट्स रिवाइज हो गए या रिकास्ट हो गए तो वो क्या माने जाएंगे, फाइनल माने जाएंगे, फाइनल माने जाएंगे। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगा वो मैक्सिमम कितने पुराने कितने सालों का खोल सकता है, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। 8 फाइनेंशियल ईयर्स का, करंट ईयर से पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर का खुलवाया जा सकता है, यानी जिस साल में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है उस साल के पिछले 8 सालों तक का करवाया जा सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को 8 साल से ज्यादा बोला था, 8 साल से ज्यादा बोला था मेंटेन करने को, तो उस कंपनी के 8 साल से ज्यादा के भी ओपन करवा के रिकास्ट और रिवाइज करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 131, दैट इज वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल बोर्ड रिपोर्ट। यहां पर इस केस में क्या होता है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
वो सेक्शन 129 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट है वो सेक्शन 134 को फॉलो नहीं कर रही है, तो इस केस में वो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन कितने साल पीछे तक? सिर्फ और सिर्फ 3 पिछले साल, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स की बात हो रही है, जबकि पिछले सेक्शन में 8 सालों की बात करी गई थी। ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, आफ्टर ऑब्टेनिंग, आपको यहां पर भी ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। और यहां पर एप्लीकेशन कौन करेगी? कंपनी के डायरेक्टर्स एप्लीकेशन फाइल करेंगे ट्राइब्यूनल को, और जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो ट्राइब्यूनल जो है नोटिस भेजेगा अथॉरिटीज को, और जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा कि आपको रिवीजन करना अलाउड है, तो वो फाइल हो जाएगा किसके साथ? आरओसी के साथ फाइल हो जाएगा। सो बिफोर पासिंग ऑर्डर, ट्राइब्यूनल शॉल गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी शॉल कंसीडर देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, कि वो इन 2 अथॉरिटीज को यहां पर नोटिस देगा कि भाई अगर तुम्हें अपनी कोई बात रखनी है तो तुम क्या कर सकते हो? रख सकते हो। रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट शॉल नॉट बी प्रिपेयर्ड फाइल मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक से ज्यादा बार यहां पर रिक्वेस्ट इस सेक्शन में एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं चलती है। डिटेल्ड रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों रिवाइज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या क्यों रिवाइज कर रहे हो बोर्ड रिपोर्ट को। ये डिटेल्ड रीजन कहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा? करंट ईयर की बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। करंट ईयर की बोर्ड रिपोर्ट यानी जिस साल में आप चेंज कर रहे हो पुराने सालों की बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में यह बात डिस्क्लोज करी जाएगी। वेयर कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट ऑलरेडी सेंड कर दी थी मेंबर्स को और आरओसी को दे दी थी, या आपने जनरल मीटिंग में ले डाउन कर दी थी, देन आपका रिवीजन जो है वो कहां तक कन्फाइन होगा? लिमिटेड होगा। कहां तक लिमिटेड होगा? कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ सेक्शन 129 के कंप्लायंस जितना चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप बोर्ड रिपोर्ट को सिर्फ सेक्शन 134 के कंप्लायंस जितना चेंज कर सकते हो, या ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंशियल चेंज जो ऊपर के चेंज की वजह से करना जरूरी है। ओके सर। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा सेक्शन 132, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर एनएफआरए नाम की अथॉरिटी बनाएगा, और जो कि ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब इसका इतना कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि अब वो बन चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा यहां लिखा था, बट अब तो अथॉरिटी बन चुकी है और काम भी कर रही है। मेन है कि एनएफआरए क्या काम करती है, कौन सी कंपनीज पे नजर रखती है। तो एनएफआरए का काम क्या है? एनएफआरए का काम है भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को। इतना ही नहीं, रिकमेंड तो करना ही, साथ में मॉनिटर भी करना, इन्फोर्स भी करना कि सारी कंपनियां इन्हें फॉलो कर रही है, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्वालिटी पर चेक रखना, या कोई ऐसा फंक्शन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ओके सर। एनएफआरए का कॉम्पोजिशन, इस अथॉरिटी में कौन कौन पार्ट बनेगा? चेयरपर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिनकी एक्सपर्टाइज होगी किसमें? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस या लॉ में जिनकी एक्सपर्टाइज होगी। और बाकी के चेयरपर्सन को छोड़ दे तो अदर मेंबर्स जो कि नॉट एक्सीडिंग 15, यानी मैक्सिमम 15 मेंबर्स, जो कि पार्ट टाइम भी हो सकते हैं या फुल टाइम मेंबर भी हो सकते हैं। अब एनएफआरए को डिविजन्स में बांटा जाएगा, और एनएफआरए का हर डिवीजन कौन प्रिसाइड करेगा? या तो चेयरपर्सन प्रिसाइड करेगा, या चेयरपर्सन किसी फुल टाइम मेंबर को अथॉरिटी देकर उसको प्रिसाइड करेगा कि तू लीड कर इस डिवीजन को। ओके सर। एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनएफआरए, जो मेन बॉडी होगी एनएफआरए की, उसमें कौन कौन होगा? चेयरपर्सन होगा और फुल टाइम मेंबर्स होंगे, ताकि वो एनएफआरए का सारा काम कर सके, ताकि वो एनएफआरए के ऊपर जो जो फंक्शंस दिए गए थे उनको सेटिस्फैक्टरीली डिस्चार्ज कर सके। सच पर्सन एंड मेंबर्स, ये जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं, ध्यान रखना, इन्हें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। किसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये डिक्लेरेशन कि आपने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसमें हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी हम जो काम के लिए जो सौंपा गया है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो कि इससे कॉन्फ्लिक्ट करता हो, एंड कि हम लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, हम एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, ठीक है। और
हम किसी भी ऑडिट फर्म से एसोसिएट नहीं होंगे, किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से एसोसिएट नहीं होंगे जब तक हम एनएफआरए में अपॉइंटेड है। इतना ही नहीं, जब हमारा अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा उसके 2 साल बाद तक भी हम किसी ऑडिट फर्म में जो है कदम तक नहीं रखेंगे। यही बात उन्होंने बोली है। ओके सर, पावर्स ऑफ एनएफआरए टू इन्वेस्टिगेट। नाउ एनएफआरए के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की। क्या चीजें इन्वेस्टिगेट करने की? एनएफआरए अगर चाहे तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उन मैटर्स को जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होते हैं या अदर मिसकंडक्ट होते हैं एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और इसके पास खुद से ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या तो एनएफआरए सुमो तो करेगी, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दे दिया पब्लिक इंटरेस्ट में तब करेगी। नो अदर इंस्टीट्यूट। और एक बारी अगर एनएफआरए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट भी नहीं कर सकता, और अगर उसने स्टार्ट करी हुई थी तो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। एक बारी एनएफआरए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तो, और इसके पास वो सारी पावर्स होंगी। किसके पास? एनएफआरए के पास, जो कि एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, जैसे कि समन भेजना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, कमीशन करना, ये सारी पावर जो होती है वो सारी पावर्स बेटा एनएफआरए के पास भी होंगी। ओके सर, पेनल्टी अगर ये प्रूफ हो गया कि प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है किसी चार्टेड अकाउंटेंट ने या किसी चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म ने, करेक्ट, या तो सीए ने या सीए की फर्म ने, अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन हुई और अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया, तो एनएफआरए के पास पावर है टू मेक ऑर्डर फॉर इंपोजिंग पेनल्टी। वो पहले पेनल्टी लगाएगा। अगर इंडिविजुअल चार्टेड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है तो उस पर मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। फर्म को अगर पकड़ते हैं तो 5 लाख से 10x ऑफ फीस रिसीव तक। इतना ही नहीं, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में उस मेंबर को, उस फर्म को रोक दिया जाएगा, उस चार्टेड अकाउंटेंट को या फर्म को मना कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा कि अब वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, अब वो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता है, या कोई और असाइनमेंट नहीं ले सकता है, या वैल्यूएशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन कितने पीरियड के लिए रोका जाएगा? मिनिमम 6 महीने के लिए या मैक्सिमम 10 सालों के लिए, जैसा एनएफआरए उस केस के लिए ठीक समझेगी उतने सालों के लिए वो बाहर हो जाएगा ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और वैल्यूएशन असाइनमेंट्स लेने के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन बेचारा दुखी है क्योंकि एनएफआरए ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि उसके साथ जाती हुई है, ये तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो वो अपील लेकर कहां जा सकता है? एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, यानी एनसीएलटी के ऊपर जो एनसीएलएटी होता है वहां जा सकता है। ओके सर, एनएफआरए कौन कौन सी कंपनियों को कवर करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं कंपनीज के चार्टेड अकाउंटेंट्स जो ऑडिटर्स होते हैं उन सबको ये जो है एनएफआरए उन पर नजर रखता है। तो अगर कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, उन कंपनियों पे एनएफआरए की नजर रहेगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 500 करोड़, या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए, या उसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर जो है नॉट लेस देन 500 करोड़। और ये कब देख रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च देख रहे हैं बेटा, पिछले ईयर का। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या कोई कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, उनका तो ऊपर की कोई बात देखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एनएफआरए के अंडर कवर हो जाती है। कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया है पब्लिक इंटरेस्ट में कि प्लीज एनएफआरए तुम इस पर भी नजर रखो, इस पर भी देखो कि काम सही हो रहा है कि नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये लोग सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सब्सिडरी या एसोसिएट है अबव मेंशन्ड कंपनीज की और उसकी इनकम या नेटवर्थ कंसोलिडेटेड कंपनी की 20% से ज्यादा है, तो भैया उस केस में उसे भी कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, एनएफआरए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। कौन से मेथड से बनाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीएजी से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करेगा। ऑडिट कौन करेगा? सीएंडएजी करेगा। एनुअल रिपोर्ट कौन देगा?
फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर गिविंग फुल अकाउंट्स ऑफ इट्स एक्टिविटी, यानी एनुअल रिपोर्ट जो बनेगी वो ईच फाइनेंशियल ईयर के बनेगी और ये किसको दे दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या करेगा, ले डाउन कर देगा बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये कर देगा। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन 133। सेक्शन 133 बहुत सिंपल है, वो सिंपल सी ये बात कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए होगा आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय एनएफआरए। लेकिन एएस होते कौन है, एएस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते कौन से, जो आईसीआई ने रिकमेंड करे होते हैं वो वाले होते हैं, बट किए किसके जाते हैं, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए किए जाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन 134 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट में क्या कंटेंट आएगा, वो सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन साइन करता है, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सीएफएस। देखो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। अप्रूवल का मतलब है बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है कि भैया ये हमने फाइनल कर दिया और हम इसे अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव होने के बाद उस पर होती है साइनिंग। कौन साइन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे कंपनी का चेयरपर्सन जो है साइन करेगा, अगर उसे बोर्ड ने ऑथोराइज किया है। अगर बोर्ड ने उसे ऑथोराइज नहीं किया है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कंपनी का सीईओ, कंपनी का सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी जो है इस पर साइन करने वाले हैं बिफोर इट वाज सबमिटेड टू ऑडिट फर्म फॉर हिज रिपोर्ट देयर ऑन। यानी ऑडिटर को सबमिट करने से पहले बोर्ड जो है अप्रूव करता है और रेजोल्यूशन पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, और उसके बाद क्या करते हैं, साइनिंग होती है। साइनिंग कौन करते हैं, ये लोग करते हैं जो यहां पर बताए गए हैं, जिसमें कि अगर चेयरपर्सन तभी कर सकता है अगर बोर्ड ने अथॉरिटी दी हो। अगर चेयरपर्सन को अथॉरिटी नहीं दी है तो 2 डायरेक्टर्स करेंगे, 2 डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, बाकी कंपनी का सीएफओ, सीईओ एंड सीएस करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक 1 पर्सन कंपनी है तो उस पे एक डायरेक्टर का भी साइन हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, तो काम चल जाएगा। ओके सर, ऑडिटर्स रिपोर्ट, देखो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अटैच होंगे ही अगर एप्लीकेबल होंगे, साथ ही साथ उसके साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी अटैच होगी, साथ ही साथ उसके साथ बोर्ड्स रिपोर्ट भी अटैच की जाती है ना, पूरा बंडल बनता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आता है। बड़ी सारी चीजें आती हैं बोर्ड रिपोर्ट में, बड़ी ही सारी चीजें आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आने वाले पॉइंट्स। ओके सर, बट भी हम बाकी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो वेब एड्रेस वेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड, यानी आपको वो www एड्रेस देना पड़ेगा जहां पर एनुअल रिटर्न की सॉफ्ट कॉपी आपने अपलोड करी हुई है, ताकि हम बाकी लोग एक्सेस कर सके। ठीक है, एनुअल रिटर्न की जो है एक्सेस कर सके। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई ये बताना पड़ेगा। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है, उसे कोई फ्रॉड पकड़ में आया है, लेकिन अदर देन दोज रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीजी को जो रिपोर्ट नहीं होते हैं उसको छोड़ के जो बाकी हैं वो सारे बोर्ड रिपोर्ट में आते हैं। स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटी इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186, ये सारी बातें कि कितना डिविडेंड हम देने वाले हैं, एनर्जी बचाने के लिए क्या किया, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बेशन के लिए क्या किया, अदर मैटर्स जो रूल में प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या किया गया, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी जो है इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट नहीं बना सकती है, तो उसके लिए बोर्ड रिपोर्ट का मतलब हमने अब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट कर दिया, छोटी बोर्ड रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ डायरेक्टर क्या दे देंगे, एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स दे देंगे। जो ऑडिटर ने, कंपनी के ऑडिटर ने अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन, कोई रिजर्वेशन या कोई एडवर्स रिमार्क दिया है ना, तो उसका जो रिप्लाई है, उसका जो कमेंट है, वो ओपीसी की बोर्ड रिपोर्ट में चला जाएगा, उतना ही काफी है, उसे बहुत बड़ी बोर्ड रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, नेक्स्ट आता है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये तो आपको डायरेक्टली एज इट इज लर्न कर लेना है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी में आएगा, वो एक्सप्लेन डायरेक्टर डीआरएस। ठीक है, सो डीआरएस की अगर हम बात करते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कि एनुअल अकाउंट्स बनाने में
जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो डायरेक्टर्स ने किए हैं, और अगर कहीं पर डिपार्चर किया है, मतलब फॉलो नहीं किया है, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करके कुछ और पॉलिसी को फॉलो किया गया है। डायरेक्टर्स हैड सेलेक्टेड, डायरेक्टर्स ने वो अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करी हैं, ठीक है, जो करनी चाहिए थी, और उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया, यानी साल भर साल वो फॉलो होती आई हैं। एंड जहां पर भी जजमेंट्स या एस्टिमेट, यानी नॉर्मली जब प्रोविजन बनाने की बात आती है, कंटिंजेंट प्रोविजन बनाने की बात आती है, तो वहां पर उन्होंने रीजनेबल जजमेंट और एक प्रूडेंट जजमेंट ली है, जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने केस में लेता। डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर, डायरेक्टर्स ने प्रॉपर और सफिशिएंट केयर ली है किस चीज में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडुकेटली मेंटेन करने में, कंपनी के एसेट्स को सेफ गार्ड करने में, एंड प्रिवेंटिंग द फ्रॉड्स एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स, इन सब के लिए रीजनेबल केयर्स जो है डायरेक्टर्स ने ली है। और डायरेक्टर ने ये जो एनुअल अकाउंट्स कंपनी के बनाए हैं, ये कौन से बेसिस पर बनाए हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए हैं। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में एक और पॉइंट एडिशनल आता है कि डायरेक्टर्स ने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल थे वो फॉलो भी करवाए हैं कंपनी से, और ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए गए हैं ना, ये एकदम एडुक्वेट है, यानी सफिशिएंट है, एंड ये ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली और काम भी सही से कर रहे हैं, यानी सफिशिएंट कंट्रोल्स बनाए भी गए हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, एंड वो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। डायरेक्टर्स ने प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि जितने भी लॉ इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो फॉलो कर ले, इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। ओके सर, नेक्स्ट आता है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। देखो पहले जो हमने पढ़ा था वो था साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है बोर्ड रिपोर्ट पर कौन साइन करेगा, चेयरमैन साइन करेगा अगर ऑथोराइज्ड होगा, वरना दो डायरेक्टर करेंगे जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक डायरेक्टर है, यानी 1% कंपनी की बात कर रहे हैं, देन इट शॉल बी साइंड बाय सच वन डायरेक्टर, देन इट शॉल बी साइंड बाय वन सच डायरेक्टर। ठीक है, ओके सर। इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग दिस सेक्शन, अगर कंपनी डिफॉल्ट में है इन कंप्लाइंग दिस सेक्शन, उन्होंने ये सेक्शन को तोड़ दिया, तो कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है लगा दी जाएगी, 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है लगा दी जाएगी। ओके सर। सेक्शन 136, मेंबर का ये राइट है कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने चाहिए, वो भी कौन से, ऑडिटेड, जो कि ऑडिट हो चुके हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ले बिफोर करती है अप्रूवल के लिए, कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल हैं तो, ऑडिटर्स की रिपोर्ट, और एवरी अदर डॉक्यूमेंट जो कि अलग अलग सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करने बोला गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि एजीएम के पे ले बिफोर करने होते हैं, इसीलिए ये हम इसको भेजते हैं, ये हम भेजते हैं, मेंबर्स को कॉपी भेजते हैं, ट्रस्टी, किसके ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर्स का जो ट्रस्टी होता है उसको भेजते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि उन चीज के लिए एंटाइटल है उसको भेजा जाता है, नॉट लेस देन 21 दिन बिफोर डेट ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले जो है ये भेजे जाते हैं। ठीक है, नोटिस, क्या 21 दिन से कम का नोटिस भी भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है अगर मेंबर्स एग्री कर ले तो, लेकिन कितने मेंबर्स का एग्री करना जरूरी है 21 दिन के टाइम को कम करने के लिए, अगर आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स मेजॉरिटी इन नंबर होने चाहिए और उनके पास 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है ही नहीं तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर देखेंगे, फिर मेजॉरिटी देखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, किस मोड से कंपनी जो है
भेजेगी नोटिस अपने मेंबर्स, ठीक है। अदर कंपनी, देखो कंपनीज के पास जो अदर कंपनीज है, इस कंपनीज को छोड़ दें तो उनके पास ऑप्शनल है, वो चाहे तो ई मोड से भेजे चाहे तो फिजिकल मोड से भेजे, क्योंकि लॉ ने उनके बारे में बताया नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी हो आप, या अगर पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो और आपको फिर कौन से मोड में भेजना है, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा आपका शेयर होल्डर कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर शेयर होल्डर डीमैट अकाउंट से होल्ड करता है और उसका ईमेल रजिस्टर्ड है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जाएंगे। अगर शेयर होल्डर फिजिकल फॉर्म बट मेंबर्स हैविंग कंसेंटेड फॉर ईवॉम, यानी वो होल्ड तो फिजिकल मोड में करता है, डीमैट मोड में नहीं करता है शेयर को, लेकिन उसने अपना कंसेंट दे दिया है कि आप मुझे भैया ये जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किससे भेज सकते हो, ई मोड से भेज सकते हो। बाकी सारे केसेस में फिजिकल कॉपी जाएंगी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड मोड अंडर सेक्शन 20। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, ध्यान से सुनना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में ना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में मेरे बच्चा बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं। हाँ चलिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में मेरे बच्चा बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं, इसीलिए इफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर लिस्टेड कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करा देती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर 21 डेज बिफोर डेट ऑफ मीटिंग, एंड वो मेंबर्स को एक स्टेटमेंट भेज देती है एओसी 3 या 3A में कंटेनिंग सैलेंट फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इस केस में भैया हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। इस केस में लिस्टेड कंपनी को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इंस्पेक्शन के लिए ऑलरेडी मेड अवेलेबल कर दिए हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो सिर्फ एक समरी स्टेटमेंट जाएगा एओसी 3 और एओसी 3A में मेंबर्स और डिबेंचर ट्रस्टी को, ठीक है। ओके सर, लिस्टेड कंपनी को इतना ही नहीं है, भेजने तो हैं ही, सैलेंट फीचर्स तो भेजने ही है, लेकिन जो उसकी कॉपी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो अपलोड करनी है। कहां अपलोड करनी है, कहां अपलोड करनी है, वेबसाइट पर अपलोड करनी है। वेबसाइट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अपलोड करने हैं। इतना ही नहीं, अगर लिस्टेड कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी कंपनी के भी सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो भी वेबसाइट पर डालेंगे। यानी लिस्टेड कंपनी अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल, अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपलोड करेगी ही करेगी वेबसाइट पे, साथ ही साथ उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, सारी सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी अपलोड किए जाएंगे। लेकिन सब्सिडरी केस में एक एक्सेप्शन ये दे दिया गया कि अगर फॉरेन सब्सिडरी है और वहां के हिसाब से, ठीक है, वहां के हिसाब से, ठीक है, इफ फॉरेन सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, तो हम उसके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अपलोड कर देंगे, फिर उसके नीचे की सब्सिडरी के अपनी वेबसाइट पर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्लास में हमने बहुत डिटेल में पॉइंट समझा था एग्जांपल्स के थ्रू। ओके सर, इफ फॉरेन सब्सिडरी, अगर फॉरेन सब्सिडरी को उस जिस कंट्री में वो है वहां की कंट्री के लॉ ऑडिट करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो इस केस में लिस्टेड कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपनी सब्सिडरी के अनलिस्टेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अपलोड कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी, अगर फॉरेन सब्सिडरी क्योंकि वहां के लैंग्वेज में अपने अकाउंट्स बना रही होगी, वहां पर अगर इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज चलती है तो उसने तो उस लैंग्वेज में बना दिए, तो उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी जो है, उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर,
कंपनी शॉल अलाउ मेंबर्स डिबेंचर ट्रस्टी टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, क्योंकि हमने सिर्फ साइलेंट फीचर्स भेजे थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे, इसीलिए मेंबर्स को हमने अलाउ करा है कि भैया तुम आकर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आकर डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो। एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडियरी शॉल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु आस्क फॉर इट। क्या बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी सब्सिडियरी है, ठीक है, शॉल प्रोवाइड अ सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मेंबर मांग रहा है तो उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर इस सेक्शन में डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर 25,000 रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 रुपए तक की पेनल्टी जो है, ठीक है, लग जाएगी। 5,000 रुपए की जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरओसी के साथ भी फाइल करनी पड़ती है। और एक्चुअली में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जाती है, बोर्ड रिपोर्ट, सब कुछ जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होने चाहिए। लेकिन कितने दिन में आरओसी के पास फाइल हो जाने चाहिए, क्योंकि आरओसी के पास फाइल होंगे तभी तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, ताकि हर कोई बंदा पैसे देकर उन्हें डाउनलोड करके देख सके। सो एनुअल जनरल मीटिंग अगर कंपनी की हुई है तो जिस एनुअल जनरल मीटिंग में वो ड्यूली अडॉप्ट कर लिए गए मेंबर्स, उसके 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल हो जाने चाहिए। बट अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी बट एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, फाइल विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, फाइल विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, एजीएम के 30 दिन में आपको फाइल करने हैं। और आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अभी वो अप्रूव नहीं हुए हैं, तो एज अ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। एंड जब वो फाइनली अप्रूव हो जाएंगे एजीएम में, तब फाइल विद इन 30 डेज ऑफ सेड एजीएम, यानी जिस एजीएम में वो फाइनली अप्रूव हो गए वहां से 30 दिन के केस में आरओसी को फाइनल। तो इस केस में प्रोविजनल भी फाइल होंगे और फाइनल भी फाइल होंगे, यानी अनअडॉप्टेड वाले भी फाइल होंगे और अडॉप्टेड वाले भी फाइनल फाइल होंगे, ठीक है। बट अगर सर एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी ने करी ही नहीं तो क्या हुआ, या हुई ही नहीं तो क्या हुआ, फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट डे फॉर होल्डिंग एजीएम। एजीएम अगर नहीं हुई, अगर एजीएम नहीं हुई किसी रीजन की वजह से, फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम, प्लस रीजन भी देना पड़ेगा यहां पर कि क्यों एजीएम नहीं हुई है, रीजन भी देना पड़ेगा। नाउ आरओसी के पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे वो कौन से फॉर्मेट में होंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो AOC 4 में होते हैं, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो AOC 4 CFS में होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक NBFC कंपनी है तो फॉर्म का नाम चेंज होकर AOC 4 NBFC Ind AS, NBFC to file financial statement and other documents, and AOC 4 NBFC Ind AS, NBFC to file consolidated CFS, ठीक है, ओके सर। नाउ ये जो है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर क्या इंपॉर्टेंट है, सर सब कुछ इंपॉर्टेंट करवा दोगे क्या, नहीं यार ऐसा नहीं है यार, सब कुछ इंपॉर्टेंट करा देंगे। चलिए, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शॉल फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आरओसी के पास आप पीडीएफ में भी फाइल कर सकते थे, बट एक और फॉर्मेट आता है XBRL फॉर्मेट। तो कुछ कंपनियों को XBRL फॉर्मेट जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। कौन सी कंपनियां, ऐसी कंपनी जो या तो इंडिया में लिस्टेड है, ठीक है, जो इंडिया में लिस्टेड है और उनकी जितनी भी इंडियन सब्सिडरी है, उन सबको आरओसी के पास जब फाइल करेंगी तो क्या से फाइल करेंगी, XBRL फॉर्मेट से फाइल करेंगी। किसी भी कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, किसी भी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, या किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एएस बनाने पड़ रहे हैं, तो इन सारी कंपनियों को मैंडेटरी है XBRL फॉर्मेट में बनाना। और एक बारी अगर कंपनी ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल हो जाती है तो उसे जीवन भर AOC 4 XBRL में बनानी पड़ेंगी, मतलब सबमिट करनी पड़ेंगी आरओसी को, ठीक है, ओके सर। अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी शॉल अटैच accounts of its subsidiaries incorporated outside India and which have not established their place of business in India। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आरओसी को कंपनी को अटैच करने पड़ेंगे अपनी सब्सिडियरीज के भी अकाउंट्स
जो कि इंडिया के बाहर बनी है। सर इंडिया के अंदर वाली क्यों नहीं मांग रहे हैं? बिकॉज इंडिया के अंदर वाली जितनी भी सब्सिडरीज होंगी उन्होंने खुद आरओसी के पास फाइल कर दिया होगा। सिर्फ कौन सी सब्सिडरीज के नहीं आए होंगे? जो बाहर की बात हो रही है उनके नहीं आए होंगे। एंड 1% कंपनी के केस में आपको 30 दिन वाला प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1% कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो मेंबर्स के अडॉप्ट करने के, मेंबर जो उसका मेंबर था वो जिस दिन अप्रूव कर देगा उसके 180 डेज, सुनना ठीक है, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा। यहां पे 30 डेज नहीं देखते, क्यों? क्योंकि वो हमने एनुअल जनरल मीटिंग से लिंक करा था। बट 1% कंपनी को तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं बुलानी पड़ती है एनुअल जनरल मीटिंग? क्योंकि एक ही मेंबर होता है। एक ही मेंबर किससे मीटिंग करेगा? इसीलिए यहां पर जो डेडलाइन रखी गई है वो 31 मार्च से 180 डेज की रखी गई है। लेकिन क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे वो मेंबर से अप्रूव वाले होने चाहिए या बिना अप्रूव वाले? अप्रूव्ड वाले फाइल करने पड़ेंगे, अप्रूव्ड वाले फाइल करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इन केस ऑफ सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, यानी हमारी कोई सब्सिडरी है जो इंडिया के बाहर है जिसको ऑडिट वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिट कराना जरूरी नहीं है उस कंट्री के हिसाब से, तो होल्डिंग इंडियन कंपनी जो है वो आरओसी के पास क्या करेगी? अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दे देगी और ये डिक्लेरेशन दे देगी लिखकर कि भैया वहां की कंट्री के हिसाब से इसे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उस सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी लैंग्वेज में है जो कि इंग्लिश नहीं है वहां पर, क्योंकि कोई और लैंग्वेज फॉलो होती है, तो उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी आरओसी को सबमिट करी जाएगी। सर ये तो सिमिलर लग रहा है बेटा, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था ना पॉइंट, वो था लिस्टेड कंपनी वेबसाइट पर कब डालेगी। यहां पर जो पढ़ रहे हैं कि कंपनी आरओसी को फाइलिंग की बात चल रही है। ठीक है, ओके सर। कंपनी फेल्स टू फाइल, कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपए प्लस 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 2 लाख तक। और पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था इस काम के लिए उस पर पेनल्टी लग जाएगी 10,000 रुपए प्लस 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 50,000 रुपए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है मेरे बच्चा सेक्शन 138, दैट इज इंटरनल ऑडिट का सेक्शन, दैट इज इंटरनल ऑडिट का सेक्शन। कंपनी कवर्ड अंडर एम्बिट ऑफ इंटरनल ऑडिट, कंपनी कवर्ड अंडर एम्बिट ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो देखो सारी लिस्टेड कंपनियां कवर हो जाती है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और इन चारों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल हो जाती है, या तो उस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पीएफआई एक्सीड्स कर रहा है 100 करोड़ रुपीस, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इस केस में कंपनी को मैंडेटरी हो जाएगा। कौन सी वाली? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसमें हमने याद करा था 25, 50, 100, 200 के हिसाब से। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको 4 कंडीशन नहीं चेक करनी होती है, सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी होती है, दैट इज 100 करोड़ और 200 करोड़ वाली। ये वाली कंडीशन प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट लगता है या नहीं लगता है, वो सिर्फ 2 कंडीशन पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? बेटा इंडिविजुअल भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या ऐसा प्रोफेशनल जो बोर्ड को लगता है कि फिट है इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए, वो बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 135, इसमें अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट जो है मैं यहां पे शॉर्ट में बताऊंगा, बट अमेंडमेंट लेक्चर में डिटेल में मैं कवर करूंगा, तो वो अमेंडमेंट लेक्चर आपको जरूर देखना, मैंने पहले भी बताया। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो सीएसआर सारी कंपनियों को नहीं लगता,
ऐसी कंपनियों को लगता है जिनकी नेटवर्थ या तो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका नेटवर्थ नेट प्रॉफिट जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक करके हम इस साल देखते हैं कि हमें सीएसआर का कंप्लायंस करना है या नहीं करना है। ऐसी कंपनी को क्या करना होता है, सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। सीएसआर कमेटी में कितने लोग होंगे, देखो अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी है और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है तो कम से कम 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे सीएसआर कमेटी में, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगता ही नहीं है, उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी ही नहीं है, तो 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर जो है, यानी मिनिमम यहां पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ कितना अमाउंट स्पेंड करना होता है सीएसआर पर, कितना खर्चा करना होता है, तो बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में लास्ट थ्री प्रीसीडिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 2% एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट जो है खर्च करे। हाउएवर अगर कंपनी को कंप्लीट हुए 3 साल नहीं हुए हैं तो भैया फिर एवरेज किसका लोगे, फिर एवरेज जितने साल हुए हैं उतने साल का एवरेज ले लेना, उतने साल का, यानी 3 साल हुए तो 3 साल, 2 साल हुए तो 2 साल, वैसा करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो अमाउंट, अगर जो एवरेज आपने निकाला वो अमाउंट 50 लाख या उससे कम निकल कर आ रहा है, जो 2%, कई लोग क्या करते हैं एवरेज तो ले लेते हैं, 2% से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, और कई लोग 2% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज लेना भूल जाते हैं। दोनों करना है, दोनों करने के बाद जो आएगा अमाउंट अगर वो 50 लाख या उससे कम है तो इस केस में कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सच केस जो सीएसआर कमेटी का सारा काम होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, अलग से इतनी बड़ी झमेले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर कमेटी में कौन कौन है ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी वाइल स्पेंडिंग, ठीक है। जब कंपनी खर्चा करती है सीएसआर के लिए तो कंपनी को प्रेफरेंस, मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेंस उन एरियाज को देनी है जहां पर वो धंधा करती है, उन लोकल एरियाज को प्रेफरेंस देनी है। बोर्ड शॉल इंश्योर दैट एडमिन ओवरहेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये इंश्योर करना है कि जो एडमिन ओवरहेड्स है, जो सीएसआर प्रोजेक्ट सही चल रहे हैं नहीं है, उनको चेक करने का जो खर्चा है शॉल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर हम जो सीएसआर एक्टिविटी कंपनी कर रही थी उससे कोई सरप्लस आ जाता है तो उस सरप्लस का क्या करें, तो उस सरप्लस को पहले तो बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सीएसआर एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, वो कंपनी के बिजनेस से जनरेट नहीं हुआ है। एंड जितना भी पैसा जो आया है या तो वो वापस प्लोबैक उसी एक्टिविटी में लगा दिया जाएगा या उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, और 6 महीने, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कौन सा, शेड्यूल 7 में दिए गए जो फंड्स के नाम दिए गए हैं वहां पे इन्होंने कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ने बोला कि सर 2% एवरेज प्रॉफिट खर्च करना है, सर अगर ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अगर कम कर दिया तो क्या होगा। तो अगर कंपनी को 2% एवरेज प्रॉफिट खर्च करना था और उसने ज्यादा स्पेंड कर दिया, ठीक है, ज्यादा स्पेंड कर दिया, तो हम उसका सेट ऑफ ले सकते हैं, एक्सेस अमाउंट का सेट ऑफ ले सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टफॉल रह गया, हम 2% खर्च नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, तो पहले यह पूछना कि वो शॉर्टफॉल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे ही कंपनी नहीं खर्च पाई। तो अगर कंपनी जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो बोर्ड पहले रीजन देगा बोर्ड रिपोर्ट में कि क्यों खर्च नहीं कर पाए हैं, और फिर जो शॉर्टफॉल होगी वो कहां ट्रांसफर कर देगा, शेड्यूल 7 में लिखे फंड्स में ट्रांसफर कर देगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर वो ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो कि लंबा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ओके, तो बोर्ड यहां पर रीजन देगा कि भैया ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा इसलिए नहीं खर्च पाए, और ट्रांसफर कर देगा किसमें, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन में। और कंपनी को कितने साल के अंदर वो फिर पैसा खर्च करना है अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट से, स्पेंड सच अमाउंट विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर होने के 3 साल तक आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसे खर्च सकते हैं। खर्च करने, अगर वहां पर भी खर्च नहीं हो, किसमें खर्च करोगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में ही खर्च करोगे, और अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में खर्च नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, तो भैया क्या होगा, जिस साल
कंप्लीशन होगा थर्ड फाइनेंशियल ईयर का तो उसके 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 के फंड्स में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है तो उस पर लग जाती है पेनल्टी। कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगती है? लोअर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू फंड और अनस्पेंट अकाउंट, यानी अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में जितना पैसा डालना था या शेड्यूल 7 के फंड में जितना पैसा डालना था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 करोड़ जो लोअर लिमिट होगी वो लगेगी, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1/10 ऑफ दैट अमाउंट और 2 लाख रुपए जो लोअर लिमिट होगी वो लगाई जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन। सीएसआर आपने प्रोजेक्ट्स ले तो लिए, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन इसको पैसा खर्च किस तरीके से करोगे? तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स खुद कर सकती है, किसी और को ना देखे, जो भी एक्टिविटी करनी है वो खुद कर रही है, खुद के एम्प्लॉइज हायर कर लिए कि तुम करो यार ये काम। लेकिन दूसरा है कि वो एक सेक्शन 8 कंपनी फ्लॉट कर सकती है, वो एक सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है और रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू कर सकती है या रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू कर सकती है जो कि उसने खुद स्टेब्लिश करी हो या दूसरी कंपनी के साथ मिलकर करी हो, या वो सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक ट्रस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश हो या स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेब्लिश हो, या जिस ऐसी कंपनी अंडरटेकिंग जिसका कि कितना हो गया एटलीस्ट 3 इयर्स हो गए हो, उस तरह की सिमिलर एक्टिविटी करते हुए इस तरह से सीएसआर का जो खर्चा है वो किया जा सकता है। एनी एंटिटी, और किसके थ्रू कर सकते हैं? कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाई गई है, यानी पार्लियामेंट ने बनाया ही उसे इस काम के लिए है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने उसका कोई एक्ट बनाया है, उस एंटिटी को देके आप कहना कि भैया लोगों का भला कर दो। इवन अगर कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहती है सीएसआर में और उसे लगता है कि उसका पैसा अकेले नहीं कुछ लोगों के साथ मिलकर करेंगे, कुछ कंपनियों के साथ मिलकर करेंगे तो ज्यादा बड़े लेवल पर जो है भला हो पाएगा, तो कंपनी जो है कोलैबोरेट भी कर सकती है दूसरी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अगर मल्टीपल कंपनीज मिलकर एक सीएसआर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो वो इस तरह से होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट है वो पता चल सके कि हर बंदे की कितनी सेपरेट रिपोर्टिंग, आपने कितना खर्चा किया, दूसरी कंपनी ने कितना किया, क्योंकि सबका अपना अपना टारगेट है, वो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता नहीं चलेगा अगर सब कंबाइंड कर देंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेना अलाउड है, बस इतना इंश्योर कर लेना कि आप इस पोजीशन में हो कि कल को अगर आपको पूछे कि आपने इस प्रोजेक्ट पे कितना लगाया, इसने इस प्रोजेक्ट पे कितना लगाया, इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पे कितना लगाया, तो आपके पास डाटा अवेलेबल हो ताकि हम ये चेक कर सके कि हर कंपनी जो इसमें जुड़ी थी उसने अपना 2-2% खर्च लिया या नहीं खर्च लिया। ओके सर। फिर आता है मेरे बच्चा इंपैक्ट असेसमेंट का पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंपैक्ट असेसमेंट का पॉइंट आता है मेरे बच्चा। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर, अगर कोई कंपनी जिसकी सीएसआर का खर्चा 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का रहा है, यानी उसका 2% जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा आ रहा है इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अंडरटेक, उसको इंपैक्ट असेसमेंट। इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब है आपने जो इतना लोगों का भला किया, सच में इंपैक्ट हुआ, सच में लोगों का भला हुआ, हुआ तो कितना हुआ, सच में या बस पैसा ही खर्चे जा रहे हो, तो वो बात एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया जाएगा जो कि इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाकर देगी ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट्स को आप चेक करवाएंगे इंडिपेंडेंट एजेंसी से? वो प्रोजेक्ट को जिसमें खर्चा आपने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का कर दिया है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को चेक करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेटेस्ट प्रोजेक्ट होने चाहिए विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग, यानी जब इंपैक्ट की स्टडी कर रहे हो तो वो पिछले ईयर ही कंप्लीट हुआ होना चाहिए, उसे 1 साल से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कंप्लीट, यानी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, 1 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, उन प्रोजेक्ट्स को इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू चेक कराया जाएगा कि कितने समाज में एक्चुअली में भला हो रहा है, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, वो किया जाएगा। एंड इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्लेस करी जाएगी और जो कि अटैच होगी किससे? एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर से। अच्छा, इंपैक्ट असेसमेंट पे जो खर्चा आप करोगे इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करके, वो कितना खर्चा कर सकते हो? हायर ऑफ 2% ऑफ टोटल सीएसआर और 50 लाख रुपए, हायर ऑफ 2% और टोटल सीएसआर एक्सपेंस और 50 लाख रुपए, ये हायर लेना है। पहले ये लोअर हुआ करता था बट अब हायर हो गया है। ओके सर। और यहां पर पहले हम 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक हम ये बोलते थे कि
कंपनी अगर CSR से बाहर निकलना चाहती है तो उसे 3 सालों तक उन कंडीशंस को जब फॉलो नहीं करेगी तभी वो बाहर निकलेगी। बट अब ये कंडीशन हट चुकी है एग्जाम्स के लिए, आपके लिए, और ये बात मैं अमेंडमेंट में एग्जांपल्स लेकर आपको कवर कराने वाला हूं। तो आज के लिए बच्चों क्लास में इतना ही। आई होप ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।